कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको हिला देती हैं, रुला देती हैं? तो एबीसी सेंटर्स के अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो किन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए वो एनिमल्स को उठा सकते हैं? वहाँ जहाँ पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वहाँ के लिए किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है? जहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता होगा, अग्रेशन भी बढ़ता होगा डॉग्स में भी। और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ के स्पेशल पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं हूं अदीबा कामिल। और आज के हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ में मौजूद है एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट जो है विनीता शर्मा जी। जी हाँ, आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है जो न केवल ह्यूमन काइंड की बात की जाए उसके लिए कार्य करती हैं, बल्कि वो कार्य कर रही हैं एनिमल्स के लिए। और एक ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने का मकसद भी यही है कि आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो बेजुबानों की ज़ुबान को समझते हैं और उनके दर्द को भी समझते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और आज उन्हीं के साथ में चर्चा करेंगे बेजुबानों के बारे में। विनीता जी, पहले बहुत बहुत आपका स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे। हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि अगर आज के युग की बात की जाए तो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि उसे अपने अलावा किसी का कोई होश नहीं है। और ऐसे वक्त में भी आप अपने आप को छोड़कर बेजुबानों की मदद करती हैं। और सोशल वेलफेयर के नाम पर भी अगर बात की जाए तो मैंने आपके लिए जो देखा है, डेडिकेटेडली आप एनिमल्स के लिए वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाहूँगी कि किस तरीके का आपका विज़न है, क्या मानसिकता आप रखती हैं, क्या मन में सोच रहती है जिसको ध्यान में रखते हुए आप एनिमल्स के लिए आज इतना सब कुछ कर पा रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर सी न्यूज़ ने बुलाया। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दौर में जहाँ पर इंसानों के लिए इंसानों के पास समय नहीं है और एनिमल्स के लिए हम टाइम निकालें। मेरी मानसिकता इसके पीछे यही है कि जितना इम्पॉर्टेंट इंसान खुद के लिए भी है और हमारी भी एक फैमिली होती है, हमें उस फैमिली के लिए भी काम करना होता है, वहीं पर ये जो एनिमल्स हैं उनकी भी एक फैमिली है। बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो खुद की फैमिली का टेकिंग केयर करना, उनका सर्वाइवल किस तरह से होना है, उनकी क्या चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब वो नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे मानसिकता यही थी कि क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए। और वो जब से शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है और वो मेरे साथ जब तक मैं हूँ तब तक वो चलता रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोग एनिमल्स के लिए थोड़ा सोचें, करें। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, माँ जिस तरह से जितनी भी चीज़ें ह्यूमंस के ऊपर लागू होती हैं उतना ही सब कुछ जानवर पर भी लागू होता है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी की बात है तो प्रेगनेंसी जिस तरह से एक ह्यूमन फीमेल को फील होता है वही फीलिंग एक एनिमल जो मादा है उसको भी फील होता है। बट आप देखो कि जब प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं तो उनकी हम लोग किस तरीके से केयर करते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट्स होते हैं, डायग्नोस्टिक चीज़ें होती हैं और पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है कि किस तरीके से बच्चे को इस दुनिया में आना चाहिए। जब आप देखोगे एनिमल्स के लिए तो वो प्रेग्नेंट है, अब उसको नहीं पता कि खाना कैसे लेना है, वो कचरे में से भी खाना खाएगी, कुछ लोग उसको मार भी रहे हैं, बट उतनी ही केयर उसकी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ भी जो बच्चे आने वाले हैं वो भी इसी दुनिया में आने वाले हैं। तो वो बच्चों का आना, उसके बाद उन बच्चों की केयर भी वो करती है किसी तरीके से माँ। उस बात को भी समझना पड़ेगा कि वो जो सर्वाइवल वो नहीं कर सकता, वो तो रोड भी क्रॉस करना नहीं जानता है, तो उनको तो ये भी सिखाना पड़ेगा कि रोड कैसे क्रॉस करना है। इंसिडेंट रेट भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जो कुछ करना है वो हमें ही करना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हमारे को एक जीवन मिला है इंसान का, तो सबसे ऊपर इंसान होता है और उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर को संभालना, केयर करना और जितना ज़्यादा हो सके उतना करना। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं अगर आपकी बातों को समझूं तो मुझे लग रहा है आप कितना डीप ऑब्ज़र्व करते हैं। और बात की जाए अगर इस तरीके की डीप ऑब्जर्वेशन की, तो ये इतनी डीप ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ें भी नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन आज का जो इंसान अपनी व्यस्ततम ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है जैसे अपना भी कई बार होश नहीं रहता है। तो वो एनिमल्स की बात की जाए तो उनकी तो बात आप जाने ही दीजिए। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर भी अपने इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद, बिकॉज़ आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं
एक प्रोफेशनल लेडी के तौर पर भी आप जानी जाती हैं आगरा में, उसके बावजूद उस हैवी हेक्टिक स्केड्यूल से एनिमल की फीडिंग के लिए वक्त निकालना कितना ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होता है, या फिर आप उसको इतना इजी मैनेज कर पाते हैं कि आपके लिए प्रायोरिटी वो होती है और सेकेंडरी आपका काम? बिल्कुल प्रायोरिटी मेरे लिए है, जैसे मेरे को एक वक्त खाना खाना है या 2 वक्त खाना खाना है, तो उतनी ही भूख उनको भी लगती है। हमें तो ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए, स्मॉल मील्स भी बीच बीच में कभी कभी हो जाते हैं, फिर डिनर भी चाहिए। कभी मूड नहीं है तो थोड़ा रेस्टोरेंट भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ भी जाके खाना खाना है, लेकिन नहीं, उनके लिए तो नीड है एक वक्त का खाना भी। तो जितना भी मेरा बिज़ी शेड्यूल है, उसमें ये टाइम मैं अपने आप इसलिए निकाल पाती हूँ क्योंकि मुझे ये पता लगता है कि जैसे मुझे भूख लगती है, ऐसे उस जानवर को भी भूख लग रही है। तो वो टाइम ना चाह कर भी, वैसे ना चाहने वाली बात ही नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर मैं बाहर भी हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, कुछ भी, तो वहाँ मैनेज करके ही जाना होता है। बिकॉज़ जानवर एक ऐसा बनाया गया है इस दुनिया में, आप उसको एक रोटी डालोगे और एक टाइम पर आप डालना शुरू करिए। अगर आप 4 बजे डाल रहे हो, आप देखोगे कि वो आपके पास 4 बजे ही आएगा। उनके पास कोई घड़ी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक कर पाएँ कि अब ये टाइम हो गया, 5 बज गए, 6 बज गए। बट आप एक टाइम अपॉइंट कर लीजिए अपने लिए कि मेरे को 5 बजे इस डॉग को खाना खिलाना है, मेरे को 6 बजे इस गाय को खाना खिलाना है। आप 5:10 पे भले ही पहुंच सकते हैं, लेकिन वो 5 बजे आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो ऑब्वियस बात है कि फूड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी हमारे, इवन जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं। आप सोचो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए भी पानी इम्पॉर्टेंट है, और जो है फोटो सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है, उनको भी सूरज की रोशनी इम्पॉर्टेंट है। आप पौधे को भी अगर घर में ऐसे ही रख लो, कभी उसको मत दिखाओ, आप धूप या पानी मत दो, वो भी मर जाता है। तो जानवर तो वैसे भी 2 वक्त की रोटी तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक वक्त का खाना भी उसको ये भी नहीं मांगता, वो तो स्पेशल मेन्यू भी नहीं है उसके पास, तो आप अगर रोटी दोगे रोटी खा लेगा, आप अगर उसको कुछ भी चीज़ दोगे जो वो खा सकता होगा तो वो ज़रूर खाएगा। तो फीडिंग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि बच्चों को फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस भी हम फेस करते हैं, और आजकल का माहौल भी ऐसा हो गया है कि फीडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, बिकॉज़ मानसिकता उसके पीछे भी है। कॉलोनीज़ हैं, गेट बंद कॉलोनीज़ हैं, घर हैं, अपार्टमेंट हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं। आप वहाँ पर खाना खिलाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जब आप खाना खिलाने जाते हैं, यहाँ मत खाना डालिए, यहाँ मत खाना खिलाइए। कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते गंदगी फैलाते हैं, कुत्तों को खाना बाहर खिलाइए। कुछ लोगों को कुत्ते चाहिए ही नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये, और डे बाय डे ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी रूल्स आए थे कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएं, वो उसके पीछे का रीज़न ये था कि कुत्ते भूखे रहते हैं, तो वो ऑब्वियस बात है, अग्रेशन तो आएगा ही आएगा। हम एक दिन का फास्ट रखते हैं, दूसरे दिन हम कहते हैं कि हमें खाना चाहिए, हमने फास्ट रखा है, हमें वीकनेस आ रही है। तो ऐसे ही जानवर को भी खाना चाहिए। तो जो अग्रेशन है ना उनके पीछे का, वो ये है कि खाना नहीं है उनके पास। जी, सो बीइंग दिस टाइप ऑफ अ प्रोफेशनल, मैं आपकी चीज़ों को जो समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, इतना बिजी हैक्टिक स्केड्यूल होने के बावजूद आप उनके लिए समय मैनेज कर रही हैं एनिमल फीडिंग के लिए। उसके बाद में आई सीन यू स्टार्टेड क्राइंग लाइक, मतलब कैसे मैं उसे बयान करूं, अभी होली की बात है, मेरी आपके साथ बात हो रही थी तो यू वो क्राइंग सो हार्ड। आप बोल रहे थे कि नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं मना सकती। उसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि आप जब अपने इस प्रोफेशनलिज्म से इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको हिला देती हैं, रुला देती हैं? इंसिडेंट तो लाइफ में होते रहते हैं, बट एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में थोड़ा अजीब हुआ, और काफ़ी ज़्यादा, जिसने मेरे को काफ़ी, आई वॉज सो हार्टेड जब मेरी बात हो रही थी आपके साथ। हम एबीसी की बात कर रहे हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल चल रहा है, और एनिमल बर्थ कंट्रोल होना भी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ सिस्टम से और अगर प्रोटोकॉल से होती है तो अच्छी होती है। जहाँ सिस्टम और प्रोटोकॉल में कमियाँ आ जाती हैं,
वहीं पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक इंसिडेंट वो मेरे साथ ये हुआ था कि हम फीडिंग कराने जाते हैं, वहाँ पर एक बिच थी, उसके 3 बच्चे थे। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिच को उठाया, बच्चे 2-2 महीने के थे, काफ़ी छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे वो भी उठा लिए, बिच भी उठा ली। बाद में क्योंकि हम तो डेली फीडर हैं, हम तो जाते हैं, हमें पता रहता है हमारे बच्चे यहाँ मिल जाएंगे, मैं तो उन्हें बच्चे ही बोलती हूँ। तो हमारे को वो बच्चे मिले नहीं। तो बड़ा हमने इधर शॉपकीपर से भी ट्राई करा पता करने का कि कहाँ पर हैं बच्चे। तो किसी ने मुझे बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आई थी, लेके गई है। तो आई थॉट कि चलो अगर गाड़ी आई भी है तो वो एबीसी करेगी उस बिच का, बिकॉज़ वो बड़ी है। बट 2 महीने के बच्चे का ऑपरेशन होता नहीं है जनरली। एबीसी 2023 की पॉलिसी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो गैजेट बना हुआ है एबीसी का, उसके अकॉर्डिंग भी 6 मंथ्स के बच्चे के ऊपर ही एबीसी आप कर सकते हो। अब वो माँ चली गई है, बच्चे भी गायब हैं। हमने खंडारी चौकी पे जाके अपनी कंप्लेंट भी नोट करा दी कि इस तरह से मिसिंग है वो। बाद में और 2 दिन लग गए मुझे फाइंड आउट करते करते कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो बाद में डॉक्टर साहब थे, वहाँ पे बात हुई कि हाँ उनके यहाँ की गाड़ी ने उठाया है। हमने नगर निगम को भी संपर्क किया, वहाँ पे गई मैंने बोला कि आप क्या हुआ है बच्चों का। तो आई वॉज सो शॉक्ड कि 2 मंथ्स के बच्चों का भी उन्होंने एबीसी के प्रोटोकॉल से ऑपरेशन कर दिया था। 2 महीने के बच्चे के ऑपरेशन में उनकी लाइफ का सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जब वो एक एज में आएंगे तो उनके हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू भी हो जाएगा। और सभी का ऑपरेशन हो चुका था। तो मैंने डॉक्टर साहब से भी कहा कि आप ऐसा करिए, हमें दे दीजिए, हम उनकी प्रॉपर पर्सनल केयर कर लेंगे। बट क्योंकि स्टिचेस थे तो वो ट्रांसफ़र होने में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद 6 दिन के बाद वो हमारे पास वापस आए बच्चे। लेकिन जिस कंडीशन में वो बच्ची आई, वो कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी। वो बच्ची ना बैठ पा रही थी, ना खा पा रही थी, ना पी पा रही थी, और उसको हाई फीवर था। हमने डॉक्टर को भी बुला के दिखाया, और फिर मैंने कुछ डायग्नोस्टिक उसके टेस्ट भी करवाए, उसके किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, सीबीसी टेस्ट कराया उसके। जब मेरे पास रिपोर्ट आई तो बिल्कुल भी अच्छी रिपोर्ट नहीं थी, बिकॉज़ उसका किडनी फंक्शन, ऑलमोस्ट उसकी किडनियाँ डैमेज हो चुकी थी। किडनी में कुछ बचा नहीं था, 95% उसकी किडनी ख़राब हो चुकी थी। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं हो पाई, या किडनी कॉम्प्रोमाइज़ थी, क्या था कुछ मुझे पता नहीं है। बट जब तक वो बच्ची, मैंने उसको फ़ीड करा रही थी, तब तक वो बच्ची बहुत अच्छी थी। उन 6 दिनों में उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, बिकॉज़ उसकी उम्र भी 2 साल ही थी। और वो 2 इयर्स में उसके साथ 2 इयर्स में ही वो आई, सब कुछ हुआ, बच्चे भी पैदा करे उसने, एबीसी भी हुआ उसका। बट वो 6 डेज़ में उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। बट किडनी फेलियर की सिचुएशन आ चुकी थी, ऑलमोस्ट किडनी फेलियर हो गया था। हमने डॉक्टर साहब से भी कहा, तो उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता होता कि किसको क्या इशू है। तो मेरा सवाल सिर्फ यही था उनसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में एक बड़ा डिपार्टमेंट है। एक ब्लड शुगर जैसा टेस्ट, एक कंप्लीट ब्लड काउंट जैसा इन्वेस्टिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। बच्चों के टेस्टिंग से पहले अगर आप SGPT जैसा टेस्ट हो गया, लिवर फंक्शन बता देता है वो। किडनी फंक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्रेटनाइन टेस्ट करा लीजिए, किडनी में कुछ भी डैमेज आ जाता है। तो 3-4 टेस्ट ऐसे हैं, बहुत ही नॉमिनल रेंज के टेस्ट हैं। अगर ये ऑपरेशन करने से पहले अगर हो जाते हैं तो पता चल जाएगा बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। और अगर बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसका ऑपरेशन होने ही नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों को के ऑपरेशंस हो जाते हैं, उससे पहले डॉक्टर कराता है प्री ऑपरेटिव ऑपरेशंस के केयर के लिए, प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल्स कराता है। वो प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल क्यों इम्पॉर्टेंट है? जिससे कि पता चले पेशेंट का हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, कहीं पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, कहीं HIV तो नहीं है, कहीं HBS तो नहीं आ गया उसको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्री ऑपरेटिव कराने के लिए। क्योंकि इंसान है तो प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव दोनों पैनल्स होंगे, बट जानवर है तो ना प्री होगा ना पोस्ट होगा। और 2 से 3 दिन हमने उसकी पूरी पर्सनल केयर करी, बट अनफॉर्चुनेट हम बचा नहीं पाए उसको। ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे, वो तो मेरे सामने एक पहला इंसिडेंट आया।
जी, तो जैसे कि आपने कहा कि किस तरीके से एबीसी सेंटर के द्वारा बच्चों को उठाया गया। अगर हम बात करते हैं एबीसी सेंटर्स के बारे में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ही की तरह और भी कई लोग हैं जो एनिमल फीडिंग करते हैं, एनिमल वेलफेयर पर काम करते हैं। उन लोगों की भी कई बार हमने बहुत सी कंप्लेंट्स देखी हैं जहाँ पर वो एबीसी सेंटर पर सवाल उठाते हैं। तो एबीसी सेंटर्स के अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो किन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए वो एनिमल्स को उठा सकते हैं? वहाँ जहाँ पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, वहाँ के लिए किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, उस सभी चीज़ों के बारे में, और क्या वो सब फॉलो किए जा रहे हैं, उसके विषय में भी मैं जानना चाहूँगी। एबीसी सेंटर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI। जो भी एनिमल्स के लिए किया जाएगा वो AWBI के गाइडलाइन से ही किया जाएगा। मैं आज जानकारी सभी व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि कभी भी आपको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे एबीसी हो रहा है, क्या एबीसी प्रोग्राम है, एबीसी में क्या किया जाता है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या है, तो AWBI की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको फॉर्म्स, गाइडलाइंस सारे मिल जाएंगे। आपको हिंदी में भी मिलते हैं, इंग्लिश में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग पूरा पढ़िए कि प्रोग्राम कैसे चलाए जाते हैं, और ये सबको करना भी चाहिए। जैसे भी एनिमल लवर्स यहाँ पे अगर मेरे को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप AWBI की वेबसाइट पे जाके ABC 2023 ABC 2023 को डाउनलोड करिए। उसके अंदर आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। जो मेन गाइडलाइंस हैं एबीसी सेंटर चलाने के लिए, वो है प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। एक PRC सर्टिफिकेट होता है जो हर एक एबीसी सेंटर के पास होना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी सर्टिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज जब हम सर्टिफाइड होते हैं तो हम अपने आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अगर हम सर्टिफाइड नहीं है तो हम कोई भी गाइडलाइन फॉलो करेंगे ही नहीं। यही फ़र्क होता है सर्टिफिकेशन का। तो PRC रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफाइड सेंटर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। AWBI के सर्टिफिकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पास ट्रेन डॉक्टर इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंड स्टाफ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंटर में CCTV कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली OT में कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को किस तरीके से रखा जा रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेंट्रल डिपार्टमेंट से भी होता है। मैं कह रही हूँ कि लोकल डिपार्टमेंट ही नहीं, सेंट्रल डिपार्टमेंट भी जब अपने ऑडिट्स करता है तो ऑडिट्स के टाइम पे भी ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो CCTV होना बहुत ज़रूरी है। लाइट का प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट नहीं है तो कैमरा भी नहीं चलेगा। और जब भी कैचिंग होती है तो जो हमारा ABC 2023 कहता है, उसमें सबसे पहला नियम ये है कि आप अनाउंसमेंट करिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जब एक वैन जाएगी, वहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल्स मेंशन कराइए कि ABC प्रोग्राम क्या है, ये क्यों हो रहा है, सो दैट अगर वो आपका वैन भी खड़ा हुआ है तो लोग पढ़ें उसको। प्लस आप अनाउंसमेंट कराइए उस लोकल जगह पे जहाँ पे भी आपको कैचिंग करनी है कि हम कैचिंग करने आ रहे हैं, हम वैक्सीनेशन करने आ रहे हैं। कोई एनिमल लवर या कोई एनिमल फीडर है तो वो आए और अपने डॉग्स को प्रॉपर रखवा ले, सो दैट वो पैनिक होने वाली सिचुएशन जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि पैनिक हो जा रहे हैं, डॉग इधर भाग गए उधर भाग गए, वो पैनिक सिचुएशन में कई बार उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है, जैसे इंसानों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उनमें भी काफ़ी सारे डॉग्स एज के भी होते हैं। इनकी अगर मैक्सिमम एज बोलूँ तो 14 ईयर्स होती है, बट स्टे पर 14 ईयर्स का सर्वाइवल ही नहीं है। वो मैक्स टू मैक्स अगर 10 ईयर्स भी जी लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप 9 ईयर्स का डॉग भी उठा रहे हो, आप 10 ईयर्स का डॉग भी उठा रहे हो, तो पैनिक होने पर ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है। सब कुछ वही होता है जो इंसानों में होता है, सब कुछ वही चीज़ें हैं। तो उस सिचुएशन में आप बचा नहीं सकते हो। तो पैनिक सिचुएशन को कम करने के लिए आप अनाउंसमेंट करिए। अनाउंसमेंट से एनिमल फीडर आएगा, वो आपसे बात करेगा। आप उसका मोबाइल नंबर लीजिए कि आप अपना मोबाइल नंबर भी उनको दीजिए, और एनिमल फीडर का मोबाइल नंबर लीजिए। वो अपने आप ही रखवाते हैं। जो लोग फीडिंग कराते हैं, जिनको प्यार होता है जानवर से, वो खुद अपना बच्चा को रखवा देंगे आपके वैन में। आपको कैचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पैनिक सिचुएशन ही नहीं होगी, क्योंकि उसको पता होगा और आप बताओगे उसको कि हम यहाँ लेके जा रहे हैं। 6 दिन का समय होता है, आपको 5 से 6 दिन में बच्चे को छोड़ना ही होता है। वो बात अलग है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई। अदरवाइज ABC 2023 हमारा यही कहता है कि 5 to 6 डेज़, मैक्स टू मैक्स 6 डेज़ में आपको रिलीज़ करना है। प्लस मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो तो आजकल मुझे देखने को जो मिलता है कि वैन आती है, उसमें 15 से 16 डॉग्स होते हैं,
हम ये भी देखते हैं कि एक गली से दूसरी गली का डॉग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता कि आप मेरी गली में कैसे आ गए। उनका चीखना चिल्लाना मारना पीटना शुरू हो जाता है। ये सभी देखते हैं। तो जब वैन आती है तो कैचर सारी गलियों में घुस जाते हैं। यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, और उन्होंने बहुत सारी जगह से उठाकर उस एम्बुलेंस में डाल दिया उनको, बट कोई मार्किंग नहीं है। शाहगंज का एक एरिया है, वहाँ से उठा लिया और नाम आपने लिख दिया शाहगंज का ये वाला एरिया, बट उस एरिया की कौन सी गली थी, कौन सी कॉलोनी थी? ये तो गली से गली में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो जब आप बच्चे रख रहे हो तो 15-20 बच्चे आपने रख दिए, बट मार्किंग आपने ये नहीं करी कि ये 2 इस गली के थे। ये जब होता है जब हम अपने ही एम्बुलेंस में केजेस को सेग्रीगेट करेंगे। जब केजेस सेग्रीगेटेड होते हैं तो 2 कुत्ते आपने इस गली के रखे, 4 कुत्ते आपने इस गली के रखे, और वहीं की वहीं आपने टैग कर दिया। और यही मिसकम्युनिकेशन होने के कारण Yes. जहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता होगा, अग्रेशन भी बढ़ता होगा Yes, डॉग्स में भी। बिल्कुल। जब आप एक जगह का कोई डॉग दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं तो वहाँ पर अग्रेशन भी आता होगा डॉग्स के अंदर भी। यस, बिल्कुल आता है, ये बिल्कुल आता ही है, क्योंकि वो एक तो सब जगह वो मिक्स हो गए ना, और जब वो सेंटर में जा रहे हैं तो वो मिक्स ही चले गए अंदर। अब वो उनका ऑपरेशन भी हो गया। अब वो मिक्स सिचुएशन में वो जो कैचर था उसको ही नहीं पता कौन सी गली, कौन सा गली का नंबर था। जब वो छोड़ भी रहा है तो वो क्या करेगा, बाहर के एरिया में जाके छोड़ देगा। और जब वो 6 दिन 7 दिन 10 दिन बंद होने के बाद जब डॉग आता है और जब वो छूटता है तो वो पागलों की तरीके से भागता है। भागने के बाद क्या होता है, वो इस गली से उस गली में वो कौन सी जगह जाएगा आपको भी नहीं पता है। और फिर वहाँ क्या होती है, डॉग बाइट। तो जो डॉग बाइट के केसेस की बात होती है कि बाइट हो रहा है, कुत्ता काट रहा है, कुत्ते के काटने का कारण सिर्फ ये है, कुत्ता अगर अपनी सही जगह से उठेगा और अपनी सही जगह पे छोड़ा जाएगा तो कुत्ता कभी नहीं काटेगा। तो रैबीज़ कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन यही है, एबीसी प्रोग्राम अच्छे चलाए जाएं। एबीसी प्रोग्राम एबीसी 2023 के हिसाब से चलाए जाएं, गाइडलाइंस फॉलो की जाएं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाएं। कैचर्स ट्रेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैचर्स ट्रेंड भी नहीं है, कैचर्स के पास वेरिफिकेशन आईडीज़ तक नहीं है, कोई जान भी नहीं सकता ये कौन आदमी उठा के कहाँ ले जा रहा है। प्लस मैं तो ये भी नगर निगम से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपना प्रिंट मीडिया में ये निकलवाइए कि नगर निगम का एबीसी सेंटर है कहाँ पर, ये सेंटर यहाँ पर है, ये कैचिंग का टाइम होगा, हम कुत्ते उठाएंगे, हम एनिमल फीडर से बात करेंगे, ये गाइडलाइंस हैं, ये उसका एक नंबर भी होना चाहिए कि कोई इंक्वायरी नंबर है। ये सब चीज़ें जब जन जागरूकता होती है ना, जन जागरूकता की कमी की वजह से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एनिमल लवर्स एंड फीडर्स में एक फ़ाइट है, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप ही ये है। अगर हम जन जागरूकता कर देते हैं कि हम ये काम करेंगे भाई, और ये हमारी इंक्वायरीज़ का नंबर है, आप इंक्वायरी करो, आप आओ विज़िट करो, क्योंकि आप विज़िट के लिए नहीं रोक सकते हो। फीडर्स को जाने का अधिकार है, कुत्ते को देखने का, वो जा सकता है, बट अगर आप जाने भी नहीं दो, आप एंट्री भी नहीं करने दोगे, तो ऑब्वियस बात है एक ना कहीं सोसाइटी में प्रॉब्लम तो शुरू होती ही है। जी, एक बड़ी तकरार भी कई बार हमने देखा है इस तरीके के सेंटर्स और एनिमल फीडर्स के बीच देखने को मिलती है, जिसका आपने बड़ा स्पेसिफिक एक बात कही कि उसकी तकरार का सबसे बड़ा कारण एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो Yes, जाता है। जी। तो ये तकरार क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन तक सीमित रहती है, या कई बार हमें ऐसा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि दोनों के बीच में एनिमल फीडर एबीसी सेंटर के खिलाफ है और एबीसी सेंटर फीडर से बात ही नहीं करना चाहता, तो जी। इसका मुख्य कारण क्या बनता है? मुख्य कारण तो यही है कि कम्युनिकेशन गैप है। सेंटर में अगर आप एक काउंसलर बिठा देते हो, काउंसलिंग होना इम्पॉर्टेंट है। आप फीडर की मानसिक जो उसकी सिचुएशन है, जो उसकी परेशानी है, आप उसको समझो। जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए वो एक जानवर ही नहीं है, मेरे लिए तो एक बच्चे की तरीके से मैं उसको देखती हूँ। इसी तरीके से मेरे जैसे बहुत सारे एनिमल लवर्स और फीडर्स होंगे। अब आप ये सोच कर चलो कि अगर 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल कोई खाना खिला रहा है, कोई उसका ऑपरेशन भी करवा रहा है अपने पैसों से, कोई उसको वैक्सीनेशन अपने पैसों से करवा रहा है, उसको धूप में सर्दी में गर्मी में अपनी पूरी तरीके से केयर कर रहा है, वो एक तरीके से हो गया उसका बच्चा। अब सडन आप आए और सडनली बच्चा गायब है,
उसको ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा कहाँ पर है। वो उसके पास एक ही चीज़ है कि वो क्या करेगा, वो जाएगा नगर निगम। अब जब वो नगर निगम में जाके अपनी बात रखेगा कि भाई ऐसे हो गया इंसिडेंट, आप बच्चा मेरा कब आएगा, क्या हुआ, मुझे देखना है, मुझे करना है, वो चीज़ें जब नहीं हो पाती हैं तो वहीं पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है लड़ाई की, झगड़े की, प्रॉब्लम की। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप हर एक एप्लीकेशन को एंटरटेन करिए, हर एक फीडर को सही गाइडलाइन बताइए कि भाई ऐसी बात है, आप जाने दीजिए, आप अपने शेल्टर का एड्रेस दीजिए, कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। आप जो कर रहे हो अगर गाइडलाइन से कर रहे हो तो छुपाने जैसा है ही क्या। आप तो एड्रेस दे दीजिए, फीडर जाके अपने बच्चे को खुद ही देख लेगा। और फीडर से ज़्यादा अच्छा बच्चा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वो उसका खुद का बच्चा है। वो तो अगर आप उसको ये भी बोलोगे कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर लो तो वो ले जाके पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी कर लेगा। बट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, वहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बच्चा ले जाते समय मर गया, मिसिंग हो गया, सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो मिल ही नहीं रहा है, फीडर ढूंढ रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो भी सिचुएशन पैनिक हो जाती है, जहाँ पे अग्रेशन आ जाता है और लड़ाई होने की संभावना बन जाती है। जी। और सिचुएशन ऐसी आई भी हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी, कई सिचुएशन हमारे साथ भी ऐसी आई हैं कि कई बार डॉग मिसिंग हो गए और मिले नहीं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप बता के चल रहे हो, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मिस हैपनिंग भी हो सकती है, ऑपरेशन में इंसान की जान भी चली जाती है, कंसेंट फॉर्म लिया जाता है कि कुछ भी हो सकता है, बट अगर उसकी जानकारी नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, तो एनिमल फीडर आप या आपके जैसे कोई भी लोग एबीसी के खिलाफ नहीं है। एबीसी यदि कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ है। तो अगर अब की बात की जाए तो किस तरीके के चैलेंजेस अब फीडर्स के सामने आ रहे हैं और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? फीडर्स के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो चैलेंज है कि डॉग उठ रहा है बट उसकी जानकारी नहीं है। तो जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है। जो जो मेस फैल रहा है, जो पैनिक सिचुएशन आ रही है, उसको ओवरकम करना इम्पॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये भी अपील करना चाहूँगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कि डायग्नोस्टिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैथोलॉजी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 इन्वेस्टिगेशन आपके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब एबीसी सेंटर इतना बड़ा चल सकता है तो वहाँ पर एक पैथोलॉजी का भी आप कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल रखिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि किस डॉग को क्या बीमारी है। वो हमें तभी पता चल सकता है जब हम उसका टेस्टिंग पार्ट करेंगे। हर एक लाइफ इम्पॉर्टेंट है, जैसे इंसान की इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी अपील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से यही है कि पैथोलॉजी के विषय में सोचा जाए। हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, क्रेटिनाइन, यूरिया, एसजीपीटी, एसजीओटी, इस सब में कवर हो जाता है लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड डायबिटीज़। एंड दीज आर द बेसिक टेस्ट जो एक प्री ऑपरेटिव सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है। ये करेंगे तो आपको भी पता, आपको खुद भी फ़ायदा ये होगा कि ठीक है, ये डॉग करने लायक है, ये डॉग करने की सिचुएशन में नहीं है, इसको वापस छोड़ा जाएगा। टैगिंग एंड मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करें, बिकॉज बच्चा इधर से उधर, या रीलोकेशंस तो होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज जब रीलोकेशंस होती हैं तभी डॉग बाइट बढ़ जाती है, और जहाँ डॉग बाइट बढ़ा वहीं रेबीज़ का खतरा भी बढ़ेगा। हमारा एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो यही है कि रेबीज़ कंट्रोल हो, डॉग बाइट कम हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, बट सिस्टमेटिक हो। तो मेरी अपील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से यही है कि ये सब चीज़ें का ध्यान रखें। और व्यूवर्स से भी यही है कि भाई अगर आपका बच्चा गायब है, मिसिंग है, आप एप्लीकेशन दीजिए, नगर निगम में जाइए। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिलिए। कमिश्नर साहब में भी शायद आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट से भी ये अपील है कि आप लोग जन सूचना करिए इस चीज़ को कि कहाँ आपका सेंटर है, क्या आप लोग कर रहे हो। और मोटिवेशनल प्रोग्राम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट एक इंसान में और जानवर में वो जो गैप है, वो गैप एनालिसिस करके उसे ओवरकम करना है। कुत्ता आ गया, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, इससे नहीं है। उसके साथ ही हमें रहना है, लेकिन हमें कैसे रहना है वो भी जन जागरूक करना ही हमारा और आपका ही काम है। जी
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपके जैसे लोगों को हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें दर्शकों हमने भी जानी कि एबीसी सेंटर्स की यदि बात की जाए तो वो जो कार्य कर रहे हैं, फीडर्स भी उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। फीडर्स का कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल को ध्यान में रख कर के किया जाए। जिस तरह एक व्यक्ति की ज़िंदगी, एक ह्यूमन की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह एनिमल्स की ज़िंदगी भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारे बच्चे हैं उसी तरह जानवरों के भी बच्चे हैं। फ़र्क सिर्फ उनमें और हम में एक ही है, हमारे पास अपना दर्द बयां करने के लिए ज़ुबान है और वो बेज़ुबान है। तो इसी तरह बेज़ुबानों की ज़ुबान बनी है विनीता शर्मा जी, और आज हमारे साथ में हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में मौजूद रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी के साथ में साझा करने के लिए। तो दर्शकों, विनीता शर्मा जी आज हमारे साथ में एनिमल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाली, एनिमल फीडर, डॉग लवर, कुछ भी इन्हें कहा जा सकता है। और जो कार्य वो कर रही है बेशक बहुत सराहनीय कार्य है। और मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट से आपको और हमें भी उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। फिलहाल इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।